द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गणित का 20 प्रश्न आते हैं सुपर टेट की परीक्षा में, लेकिन हम लोग यहाँ पर मात्र 10 प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से लेके गए हैं, तो ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है एग्जाम कार्ड, वहाँ से ये सारे प्रश्न आपके लिए गए हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि आप 150 प्रश्न जो कि आपके सुपर टेट की परीक्षा में आते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो सवेरे 10 बजे रोज तैयार रहिए सुपर टेट के 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी परीक्षा तक आपको इतने सारे प्रश्न रट जाएंगे कि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है। तो जबरदस्त तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है और लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने पहले प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 715 रुपया है, जिसमें ए, बी और सी को 6 अनुपात, यहाँ ए का 6 है, बी का 4 है और सी का 3 है, इस अनुपात में बांटा गया है। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा ये आपको बताना है। प्रश्न बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है, कोई यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको कि हम लोग जो गणित पढ़ रहे हैं वो सीखने के मेथड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना भैया, गणित रटना नहीं है। गणित को जो है क्या करना है कि सारी चीज़ों को, बहुत सारे अभ्यर्थी रट लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका इस 20 नंबरों में से 8 नंबर आता है, 7 नंबर आता है, किसी का 6 नंबर आता है, कि बहुत हो गया तो किसी का 10 नंबर आ जाता है, यानी 8 से 10 नंबर तक 20 नंबरों में से ले आते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की कोशिश यही होनी चाहिए कि 15 से 20 नंबर या 15 नंबर या 16, 17, 18 कुछ ना कुछ आप 15 नंबर आपको कम से कम लाना ही है। ये कब कर पाएंगे, जब गणित को आप सीखेंगे, रटेंगे नहीं। तो हमारे साथ अगले 3 से 4 महीने तक आप बने रहिए, जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। उम्मीद है जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा। आपको अगले 3 से 4 महीने में जब तक आपका पेपर होगा तब तक गणित की एक एक बारीकी आपको सिखा दी जाएगी। तो सीखना बहुत ही जरूरी है। और मेन टारगेट क्या है इस प्रैक्टिस सेट का कि जो 20 प्रश्न आते हैं इनमें से कम आप 8 प्रश्न जो है मौखिक ही लगा सकें। ये हमारा टारगेट है। आपको अगले 3 से 4 महीने में इस हिसाब से बना देना है कि जो आपके प्रश्न हों उनमें से कम 7 से 8 प्रश्न आप मौखिक ही लगा सकें, अथवा अगर लिखना भी पड़े तो 1-2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाए। तो इस प्रैक्टिस सेट का क्या उद्देश्य है ये आप समझ गए होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनको गणित कमजोर है, गणित में उनके कम नंबर रह जाते हैं, तो उनके लिए ये गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना हो, सीखना हो, तो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न को कैसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो पहले इन अनुपात को, इसमें जो बी का हिस्सा है उसको आप ऊपर लिख लीजिए। तो बी का हिस्सा कितना, बीच में है, तो बी के हिस्सा कितना है, 4। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। 6 जो अनुपात वाली चीज़ें हैं इसको जोड़ना है आपको। 6, 4, 10 और 3 हो जाएगा 13। तो टोटल कितना हो गया, 13। तो जो बी का अनुपात है उसे ऊपर लिखते हैं, जो टोटल अनुपात है उसे नीचे लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, गुणा में ये जो रुपया दिया गया ना, टोटल रुपया दिया गया है, इसे लिख देते हैं। तो टोटल रुपया कितना दिया है, 715। तो 715 रुपया आपका टोटल है, इसको लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिले इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, ये अनुपातों का योग जो होता है उसे नीचे लिखते हैं, गुणा में क्या लिखते हैं, टोटल रुपया लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 से अगर हम लोग 13 पचे कितना हो जाएगा भैया, 13 का ये 5 बार पढ़ा जाएगा, 13 पचे 65, और फिर 6 बचेगा, 13 पचे 65। यहाँ 55 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, तो कितना हो गया, 220। और कहाँ है 220 भैया, 220 आपके पहले विकल्प में है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी अनुपात वाले प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं। 3 संख्या है जिनमें जो अनुपात है वो 3, 4 और 5 का अनुपात दिया गया है। इसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम है 4220 और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपको निकालना है।
प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको समझिए कैसे हम लोग शॉर्ट मेथड से इस प्रश्न को लगाएंगे। तो देखिए एचसीएफ जो होता है उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। साधारण भाषा में जो एचसीएफ होता है वो हमारा कॉमन ही कहलाता है। तो अगर हम लोग पहली संख्या 3 अनुपात में है तो स्वाभाविक सी बात में x गुणा करें तो 3x हमारी पहली संख्या हो जाएगी, 4x हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी और 5x हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी। एचसीएफ क्या कहलाता है? जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, यानी महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में टोटल होता है, कुल मिला के होता है। तो हमारे पास पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x और जो तीसरी संख्या है वो 5x निकल के आ गई है। अनुपातों में आपको पता है अगर एक संख्या यानी x का गुणा कर दें तो हमारी ये संख्याओं का मान आ जाता है। तो 3, 4, 5 में हमने सब में x गुणा किया है तो हमारी संख्याएं निकल आ गई हैं। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लोग एचसीएफ अपने मन से निकालते हैं। इन संख्याओं में 3x, 4x, 5 में कॉमन क्या है? x है, तो हमारे हिसाब से एचसीएफ x है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में x का ही मान निकालना है। अब अपने हिसाब से हम एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम? एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो भैया, हाँ, एलसीएम किसका निकालना है? ये 3x, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या 5x, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है? सब में x है तो x तो आएगा ही, फिर 3 है और फिर 4 है और फिर 5 है। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। कक्षा 5 की बुक में भी पढ़ाया जाता है और कक्षा 6, 7 में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको फिर से बता दें कि अगर आपको मैथ में कमज़ोर है तो आपके पास यूपी बोर्ड की 5, 6, 7 और 8 इनकी किताब जरूर होना चाहिए। इसकी किताब को यूपी बोर्ड की रख लीजिए। अब इस साल से एनसीईआरटी बोर्ड आ चुका है, वो यूपी, तो आप क्या करिएगा कि जो 1-2 साल पुरानी किताबें हों अगर किसी बच्चे की मिल जाए तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, या अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर पुरानी किताबें मिलती हैं तो वहाँ पर जाकर 5, 6, 7, 8 की गणित की किताब यूपी बोर्ड वाली जरूर ले आइएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एलसीएम एचसीएफ उम्मीद है आप सभी लोगों को आता होगा। तो हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आया है? x और 3, 4, 5। एलसीएम आपको पता है, जो कॉमन होता है पहले कॉमन लिख लेते हैं, फिर जो संख्याएं सब में होती है उसको लिख लेते हैं, गुणा कर देते हैं, हमारा एलसीएम आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। हमारे हिसाब से जो एलसीएम है वो x है, 3 है, 4 है और 5 है। लेकिन प्रश्न में कितना एलसीएम दिया गया है? प्रश्न में यहाँ पे लिखा है एलसीएम 4200। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा x का मान आ जाएगा और जो x का मान होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 5 चौके 20, पहले इसका गुणा करिए। 5 चौके 20, देखिए आपको गुणा करना समझाते हैं थोड़ा सा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौके 20, अब यहाँ पर कितना आएगा भैया? 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 210, 21। अब 3 से इसे कैंसिल करते हैं तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे 21 को, 3 से 21 कितना आ गया आपका? 70। ये जो x था यही तो हमारा HCF था, तो हमारा 70 आ रहा है, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये बिल्कुल सवाल को बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व कराया गया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को दोबारा भी करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 63 नंबर के प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न को परसेंटेज वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। आपका मूलधन कितना है? मूलधन आपका 1000 रुपया है। जो दर है वो 22% है और दर के बाद 22% दर है। उसके बाद जो समय दिया गया है वो समय कितना है आपका? 5 वर्ष दिया गया है। अब इसको परसेंटेज के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करने के लिए ये जो दर है और जो समय है इसका पहले गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया? यहीं पर लिख देते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो कुल कितना परसेंट हो गया? 11% हो गया। तो कहने का सीधा मतलब है कि हमें अगर 22% के हिसाब से 5 वर्ष में कोई किसी का ब्याज निकालना हो तो हमारे पास जो टोटल ब्याज होगा वो 110% होगा। किसका 110% होगा? मूलधन का। तो मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो कुल मिला के आपको 1000 का 110% निकालना है। ठीक है भैया, इतना ही आपको सवाल सॉल्व करना था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ रहेगा 1000, यहाँ हो जाएगा 110, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 11 गुणा करेंगे तो कुल मिला के 11 रहेगा और 2 जीरो रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
कहने का मतलब आपको हर चीज़ फार्मूले से नहीं करना है, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहे हैं इसको आप समझते जाइए और अगले 3 से 4 महीने बाद आप स्वतः देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने से आपको गणित बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको करना क्या था कि जो मूलधन है उसका 110% निकालना था। 110% ही हमारा ये क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ये वाला आपका साधारण ब्याज है। और 110% कहाँ से आया वो आपको पता है, जो आपका दर है और जो आपका समय है उसका गुणा आपस में किया गया है, तो हमारा टोटल ब्याज 110% निकल के आएगा। अब इसको कुछ अलग तरीके से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। और कहाँ होता है, चलिए एक आपको हमने मेथड बताया था पिछले वीडियो में, बाहुबली मेथड, उससे भी आप इस प्रश्न को करिए बड़ा मजा आएगा। बाहुबली मेथड पे करते हैं। हमने बताया था कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो मूलधन हमारा स्टार्टिंग में है तो मूलधन जो होगा उसका प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा। ब्याज का परसेंटेज, इस प्रश्न को अब एक तीसरा मेथड भी बता देते हैं। तरीके आप सीखते रहिए, 3, 4, 5 महीने बाद ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ का, आप यकीन रखिएगा। ठीक है, तो जो मूलधन होता है, कोई भी चीज़ 100% होती है तो मूलधन हमारा 100% होगा। जो हमें ब्याज निकालना है, ब्याज हमने निकाल लिया परसेंटेज में कितना, 110% ये निकाला है ना। तो बाहुबली मेथड में क्या होता है कि जो रुपया लिखा गया होता है इसको ऊपर लिखते हैं, जो रुपया लिखा है इसको ऊपर लिखते हैं, उस रुपये का जो प्रतिशत होता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जो रुपया निकालना होता है उसका जो प्रतिशत होता है उसका गुणा करते हैं। तो निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ब्याज का प्रतिशत कितना है, 110 है, तो 110 से गुणा कर देंगे और आपका गुणा करेंगे, फिर भी आपका आंसर इतना रुपया आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर वाला कटेगा, कुल मिला के आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न आगे मिलें तो या तो आप अपने हमारे इस बाहुबली मेथड से प्रश्न को सॉल्व करिए या फिर इस वाले तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए। हर जगह फार्मूला लगाने की कोशिश ना करिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार सा प्रश्न आ गया है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ बकरियां हैं, इनमें से कुल सिर कितने हैं, 240 हैं और 640 पैर हैं, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करिए, प्रश्न में क्या करेंगे कि जो मुर्गियां हैं इनको एक्स मान लीजिए, मुर्गियों को हम लोग एक्स लिख लेते हैं, बकरियों को लिख लेते हैं वाई। ठीक है, अब इनके सिर कितने भैया, 240 हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, सबके एक ही सिर होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला समीकरण बनेगा x यानी मुर्गी और प्लस y यानी बकरी। तो मुर्गी और बकरी को अगर जोड़ देंगे तो टोटल संख्या 240 हो जाएगी, क्योंकि सबके पास एक सिर होता है। ठीक है, अब पैर की बात करें तो पैर तो सबको पता है ना, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं, तो ये तो सबको पता है ना। तो अगर मुर्गी का लिखना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, अगर बकरी का लिखना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो मुर्गी में 2 का गुणा किया, बकरियों में 4 गुणा किया, और इनको जोड़ेंगे तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 640 हो जाएंगे। मुर्गियों की संख्या हमने x माना है, आपको मुर्गियों की संख्या निकालना है। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया साधारण तरीका। ठीक है, कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठे ही होंगे, इसको सॉल्व करके अपना x का मान निकाल लीजिएगा। वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इसमें सॉल्व करके x का मान निकालिएगा। ठीक है ना भैया। चलिए अब इसका कुछ कॉमन सेंस वाला मेथड हम लोग लगाते हैं। कॉमन सेंस से इस प्रश्न को हम लोग मौखिक में आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। देखिए टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, टोटल हमारे पास, एक मिनट, टोटल हमारे पास 240 संख्या है, यानी कि मुर्गियों को बकरियों को अगर जोड़ेंगे तो 240 होगा। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। बकरी के कितने होते हैं भैया, 4 पैर होते हैं। तो अगर इस 4 पैर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी 2 पैर और 2 पैर, कुल मिला के ऐसे कर दें, तो टोटल कितने पैर हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर लिखा गया है, प्रश्न में दिया गया है 640 पैर हो जाते हैं। जानवर कितने हैं हमारे यहाँ पर, देखिए ये वाला 240 जानवर हैं। अगर हम सबके 2 पैर मान लें बकरी के भी 2 पैर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं मुर्गी के 2 पैर तो होते हैं, बकरी के भी मान लीजिए 2 पैर। तो अगर 2 पैर हैं सबके तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे,
084 480 पैर हो जाएंगे टोटल। लेकिन हमारे पास तो प्रश्न में कितना दिया है 640, तो ये जो टोटल दिया है 640, इसमें जब हमने 2 पैर माना था सबके तो हमारे पास आए 480 पैर। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचा आपका, आपका बचा है 4 और 2 6, ठीक है, और यहाँ बचा है 1, तो इतने पैर आपके बचे हैं। तो ये जो पैर बचे हैं ये 2 पैर वाले जानवर बचे हैं, ये 2 पैर वाले जानवर है ना, तो 2 पैर वाले जानवर क्या होते हैं, मुर्गी होती है। तो ये घटाने के बाद जो आता है वो मुर्गियों की संख्या ही आता है। इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा, ठीक है। ऐसा 2 लाइन का गुणा करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल कितने पैर हैं 640, इसको लिख लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, 240 सिर है यानी जानवरों की संख्या कितनी है 240, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल 2 पैर वाले जो जानवर होंगे वो हमारा इसमें घटाने के बाद निकल आएगा। तो जो बचेगा वो हमारे पास 2 पैर वाले जानवर की संख्या बचेगी। तो किस प्रकार से 2 पैर के जानवर यानी मुर्गियों की संख्या बचेगी, तो हमारे पास 160 आंसर आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस था, इसको थोड़ा अपना दिमाग लगा के अपने मन से समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है हम उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए हैं, लेकिन इसमें यही किया जाता है कि जो आपका 240 लिखा गया है इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और टोटल पैर में से घटा दीजिए, तो जो आएगा, जो आंसर आएगा वो आपके क्या होंगे, 2 पैर के जानवर होंगे। 2 पैर के जानवर ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर बकरियों की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, तो अगर बकरियों की संख्या पूछी गई होती प्रश्न में तो ये पहले इतना तो पहले कर ही लेते और फिर 240 में से 160 घटा देते, तो आंसर कितना आता है 80, तो 80 हमारी बकरियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार पहले कंडीशन में जो घटाने से आता है वो 2 पैर के जानवरों की संख्या ही आती है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही आसान से प्रश्न पर। प्रश्न आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा क्या है भैया, ए और बी, ये हमारी है क्या है भैया, व्यास है, क्योंकि ये जो ओ है वो हमारा केंद्र है। तो ए बी व्यास हो गया। ए बी व्यास से जब हम लोग त्रिज्यखंड पर कोई वृत्त बनाते हैं, यानी कि शेष त्रिज्यखंड पर कोई वृत्त बनाते हैं, कोई कोण बनाते हैं, तो वो हमेशा 90 अंश का होता है। और त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं। सी हो गया 90, बी का मान दिया है 60, तो 90 60 हो गया 150। टोटल कितना होता है 180 होता है, यानी कि ये कितना मान रहेगा, ये हमारा 30 ही रहेगा, तभी तो हमारा 180 होगा। बात समझ में आ रहा है। ये हमारा त्रिज्यखंड पर बना हुआ कोण, अगर आपको पता कि ये 90 होता है, 90 60 जोड़ देंगे 150 टोटल होता है 180 में से 150 घटाएंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें चित्र बना हो उसमें उस चित्र में ही कुछ लिख के आपको आंसर निकालना है, बाकी सॉल्व नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कैलकुलेशन आपको इसमें जबरदस्त करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न में दिया गया है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 32, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ 4 की पावर लिखा है 2x और प्लस के 9, और इसमें आपको x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की घात कितना होता है, x गुणे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये होगा। तो 2 की घात कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आप कर लेंगे। ये जो 4 है ना भैया, 4 को लिख दीजिए 2 की घात 2, ठीक है। और बाहर क्या था, 2x और 2x प्लस 9, ये तो हमारा बाहर था, तो 4 को हमने लिखा 2 की घात 2। अब आपको पता है अगर x, एक मिनट, x पर हमारा a पावर हो फिर मल्टीप्लाई इसी x पर हमारा b पावर हो, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। इसी पर यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आधार बराबर है तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात x प्लस 5। यहाँ पर देखिए, और ये भी आपको पता है, तो जब बाहर घात हो अंदर भी घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x और 2 9 18। अब आपको ये भी पता, एक मिनट कलर चेंज करते हैं पेन का।
आपको ये भी पता है कि जब इधर भी आधार बराबर हो, इधर भी आधार बराबर हो, ये वाला आधार इधर भी 2 है, ये वाला आधार इधर भी 2 है, और बीच में बराबर का निशान लगा हो, तो हमारी घातें बराबर होती हैं। आधार के बराबर होने पर घातें भी बराबर होती हैं, यानी कि ये x + 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x + के 18। ये वाला x इधर लाइएगा तो हो जाएगा कितना, 3x। 18 को इधर ले जाइएगा तो 5 में से 18 घटेगा तो माइनस के हो जाएगा 13। 3 का भाग इस 13 में करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -13/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था, बाकी इस प्रश्न में कुछ था नहीं, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये जो जोड़ना घटाना गुणा भाग किया गया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और भी डिटेल में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भैया कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है और फिर इसका गुणनखंड कर देना है। करते हैं। यहाँ पर लिखा है a² - b² - 4ac। आप क्या करिए, a² को पहले लिखिए और फिर 4ac को पहले लिखिए, यानी कि a² फिर 4c² है, सॉरी, फिर इसको लिखते हैं -4ac और फिर -b², इसको लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग a² और प्लस के 2c, 4c² को 2c का होल स्क्वायर बनाया, 2 का वर्ग करेंगे 4 और c का वर्ग करेंगे c² माइनस के 2 गुणे 2ac और माइनस के ये जो b है ना भैया, b का होल स्क्वायर बाहर लगा दो। अब ये क्या बन रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये बन क्या गया, ये बन गया है कि a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर a² और प्लस के b² माइनस के 2ab आपका बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली संख्या का वर्ग a², दूसरी संख्या का वर्ग 2c² माइनस के 2ac। ठीक है, समझ रहे हैं, यही फार्मूला लगा देते हैं। तो ये बन गया है a माइनस 2c का होल स्क्वायर, और ये इधर वाला माइनस के ये b² जैसा था वैसा ही है। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट का थोड़ा सा समय दीजिए, ये आपका बैटरी डिस्चार्ज है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारा कहाँ पर रुका हुआ था मामला, हमारा मामला ये रुका था कि इतना हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा a² माइनस के b² का फार्मूला लगेगा। इसका मतलब होता है एक बार a और b को आप लोग जोड़ दीजिए, एक बार a में से b घटा दीजिए, यही काम करना है। तो इसको मान लेते हैं कैपिटल A, इसको मान लेते हैं कैपिटल के B। एक बार हमें जोड़ना है, यानी कि a माइनस के 2c और प्लस के b, और आगे क्या करना है, a माइनस के 2c में से b को घटाना है। अभी आप देख लीजिए ये आपके किस विकल्प में आ रहा है, a माइनस 2c प्लस b, a माइनस के 2c माइनस के b, ये पहले ही विकल्प में है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी डिटेल में समझाने के चक्कर में प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। अब देखिए इस प्रश्न को भी आपको मौखिक ही समझाना है। पहले तो इसको साधारण तरीका समझा देते हैं, फिर मौखिक समझाएंगे कि इस प्रश्न को देखते ही आप कैसे आंसर दे सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हर प्रश्न का कुछ साधारण तरीके होते हैं और कुछ मौखिक तरीके होते हैं। तो अभी आप प्रश्न को साधारण तरीके से लगा रहे हैं तो ठीक है, उससे आप आंसर निकाल लीजिए, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आप सीखिए। जैसे कि प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास कितनी संख्या है, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं का समुच्चय माध्य 81 है, इसको हम लोग औसत भी कह सकते हैं। तो 7 संख्याओं का समुच्चय माध्य 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 और 7 अठे कितना हो जाएगा 56। क्लियर, ये हो गया हमारा 5, 6, 7। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो जाता है 78। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हटाया होगा तो संख्याएं कितनी बची, हमारी 6 बची। 6 संख्याओं का समांतर माध्य, इसको हम लोग औसत भी कह सकते हैं। तो 78 कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का है, इसको गुणा आप लोग करेंगे तो 6 अठे कितना हो जाएगा भैया, 1 मिनट, 6 अठे हो जाएगा भैया 48, 4 बचेगा, और 6 सते 42 और 4 कितना हो जाएगा 42, 4 हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये आपका 4, 6, 8 ये आ गया 6 संख्याओं का। जो ऊपर वाला लिखा गया है वो लिखा गया है 7 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं में से 7 संख्याओं को घटा दीजिए, यानी कि क्या घटाना है भैया 5, 6, 7। 7 संख्याओं के औसत में से 6 संख्याओं का औसत घटा दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 99। कहाँ पर है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर फिर से समझिए, समुच्चय माध्य को हम लोग औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लखनऊ में पढ़ाते थे, ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे एसएससी के बच्चों को, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम लोग मौखिक ही सॉल्व करते हैं। मौखिक कैसे सॉल्व करते हैं फिर से समझिए कि अगर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा तो मौखिक कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है भैया, अब आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब समझने वाली बात है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, थोड़ा समझिए। मान लीजिए कोई संख्या 10 है, कोई संख्या 20 है, कोई संख्या 30 है। इसको आपको औसत निकालना है। तो औसत का मतलब होता है कि सबके पास बराबर बराबर रहे, वही हमारा औसत होता है। तो अगर हम साधारण तरीके से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको जोड़ के 3 से भाग कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही हमारा 20 औसत है। दूसरे तरीके से अगर हमें समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास पहली संख्या 10, 20 और 30 हो, औसत हमें निकालना है, ये गुणा भाग नहीं करना। तो ये जो 30 वाली संख्या है ये अपना 10 निकाल के कहाँ दे दे, यहाँ पर दे दे। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 में 20 है, ये है, इससे 10 निकल गया तो इसके पास कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब सबके पास कितना है, 20 20 20 है। तो यही हमारा 20 औसत होता है। ठीक है, तो साधारण तरीके से औसत कैसे समझते हैं, जितनी संख्याएं हैं जोड़ के सबको जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, औसत आ जाएगा। लेकिन अगर कॉमन सेंस के तरीके से औसत क्या मतलब होता है कि सबके पास बराबर बराबर ही जितना होता है और जितना होता है वही हमारा औसत कहलाता है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का जो औसत है, या जिसको हम लोग माध्य भी कह सकते हैं, 81 है। इसका मतलब होता है कि सभी संख्याओं के पास कितना कितना था, 81 था। ठीक है, मौखिक आपको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न का आंसर तो पहले ही आ चुका है। 7 संख्याओं का समुच्चय का माध्य अथवा औसत 81। इसका मतलब क्या है कि सभी संख्याएं जो 7 थीं उनके पास 81 था। ठीक है, तो जो बाहर निकली है 7वीं संख्या वो भी 81 अगर लेकर निकली होती तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, औसत हमारा घट गया। कितना घट गया, 81 से 78 आ गया। तो कितना घटा भैया, 3 हमारा घट गया। तो 3 कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। औसत हमारा कितना घटा, 3 हमारा घट गया। यानी कि जो संख्या निकली है वो अपने साथ 3 लेकर गई है। सारी संख्याओं में से 3 लेकर गई है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए कि यहाँ 7 संख्याओं का औसत 81 है। इसका मतलब सभी संख्याओं के पास कितना कितना है, 81 है। यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 78 है। इसका मतलब 6 संख्याओं में सभी संख्याओं के पास कितना है, 78 है। इसको साधारण तरीके में ऐसे समझें, यहाँ पर 7 लोग हैं, सबके पास 81 रुपया है। यहाँ पर 6 लोग हैं, सबके पास 78 रुपया है। आप इस तरीके से समझिए। तो अगर 7वां आदमी जो गया है, अगर वो 81 रुपये लेके जाता तो सबके पास 81 रुपया बचते, किसी के पास कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन सबके पास यहाँ बच कितना रहा है, 78 रुपया बच रहा है। यानी कि जो 7वां आदमी निकल के गया है वो सबके 3 रुपये लेकर गया है। तो जब 3 रुपये लेके गया है वो कितने लोगों का रुपया लेके गया है, 6 लोगों का 3 रुपया लेकर चला गया है। तो कुल मिला के कुल कितना रुपया ले गया है, 18 रुपया ले गया है। तो 81 तो उसके पास पहले से ही था, 18 रुपया और वो ले गया है। तो कुल मिला के कितना ले गया है, 99 ले गया है। यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। और ये प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो अगली बार आए तो आपको इस प्रश्न को ये साधारण तरीका लगा के गुणा भाग नहीं करना है। सीधे 81 से अंतर देख लीजिए, 78 हो गया, 3 कम हो गया। कितने लोगों का कम हुआ है, 6 लोगों का हुआ है। तो 6 × 18 ही 81 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 99 आ जाएगा। इस प्रकार साधारण तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फटाफट करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या लिखा है, 15 + 15b + 15c = 165। तो क्या करिए भैया, इसमें ये जो है ना भैया, इसमें से 15 कॉमन ले लीजिए। तो 15 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a + के b और + के c बराबर कितना हो गया, 165। 15 के 165 में भाग देंगे तो a + के b + c, 15 का भाग देंगे, 15 × 15 और 15 × 15। निकालना क्या है, a b और c का औसत निकालना है। औसत का मतलब कितना होता है, जो 3 संख्याएं होती हैं उसमें 3 का भाग कर दो। तो यही हमारा a + b + c का औसत हो गया। इसी को हम लोग औसत कहते हैं।
ठीक है, तो तीन संख्या है, जितनी संख्याएं होती है उससे भाग करने को ही औसत कहा जाता है। तो इस तरफ हमने भाग कर दिया, अब इस तरफ भी भाग कर दो, तो 11/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 11/3 कहाँ है? विकल्प बी में है। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर ए का मान दिया गया है, वो क्या है भैया? एक धन पूर्णांक है। तो ए का मान क्या है? धन पूर्णांक है x, और x क्या है? एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जितनी जहां तक आपको संख्याएं पता है सब। ठीक है, b क्या है भैया? b जो हमारा दिया गया है ऋण पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक का मतलब होता है -1, फिर -2, -3 ऐसी ऐसी जितने भी माइनस वाली संख्याएं हैं सब हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है, इसको हम लोग जो बीच में लिखा है इसे यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इसमें इन दोनों को मिला दो। तो जब मिला देंगे तो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, और फिर -1 -2 -3 और ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं शामिल हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो प्लस माइनस दोनों शामिल हैं, लेकिन कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार हमारा ए यूनियन बी जो बनेगा वो एक पूर्णांक संख्या बन रही है। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग सुपर टेट की तैयारी को सॉल्व कर रहे हैं, कि आपके पेपर में कितना प्रश्न आता भैया? 150 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में आते हैं। अगर मार्केट से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे तो लगभग उसकी कीमत 150 रुपया होती है। अगर 10 प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे तो आपका लगभग 1,500 रुपया आपका खर्चा आएगा। कोई प्रैक्टिस सेट 100 रुपये का होता है, कोई 120 का होता है, कोई 180 का होता है, कोई 200 रुपये का होता है। लेकिन अगर हम औसत मान के चलें तो 150 के हिसाब से अगर 10 प्रैक्टिस सेट आप खरीदेंगे तो 1,500 रुपये आपका खर्चा आएगा। हमारे बहुत सारे भाई बंधु माताएं बहनें बहुत ही निम्न वर्ग से आती हैं, किसान परिवार से आती हैं, उनके पास इतना ज़्यादा रुपया होता नहीं है कि किताबों पे ज़्यादा रुपया खर्च कर सकें। तो उनके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? उनके लिए आपको ये करने वाले हैं कि 150 प्रश्नों का जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है, कम से कम हम 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मार्केट से आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा। 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जब ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे तो इसकी सूचना आपको दी जाएगी। और हमारा टारगेट है मैथ पढ़ने का कि जो आपके 20 प्रश्न आते हैं भैया, इसमें से कम से कम गिरी से गिरी हालत में आपको 15 प्रश्न तो सॉल्व करना ही है। 15 16 17 प्रश्न ऐसे लोग जिनका गणित कमजोर है उनके लिए बता रहे हैं, और जिनको गणित अच्छी थोड़ा बहुत आती है ना, उनको तो 20 में से 20 आपको सॉल्व करना है पेपर में। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है। आपको क्या करिए, द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।